हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का है आपका चैप्टर नंबर 3 प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 40 तक, है ना। 41 से आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा बता देता हूँ सबको कि टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, सिर्फ इतना टाइप करोगे आपको ये ग्रुप नज़र आ जाएगा। वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर पाओ, जिसमें पहले टास्क दिया जाता है और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर पे सिंपली लिखना है पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश के लिए पर्सनल गाइडेंस क्या है और जो टेस्ट सीरीज़ है जीएस के लिए चैप्टर वाइज उसके क्या प्रोसीजर होंगे ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, सिंपली पर्सनल गाइडेंस लिखना है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। फिर धीरे धीरे बातें मैं करूँगा बाद में, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद। अब ज़रा देख लो 41 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। यहाँ पर है कि भीमबेटका, यहाँ है भीमबेटका एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मिसोलिथिक कल्चर। 3 कल्चर मैं बता चुका हूँ, है ना, किसका, स्टोन एज का, पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसमें पूछा है कि भीमबेटका किससे रिलेटेड है, मिसोलिथिक से रिलेटेड है। और याद रखना भीमबेटका सिर्फ मिसोलिथिक से नहीं है, ये आपका पैलियोलिथिक कल्चर से भी रिलेटेड है। मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, इम्पोर्टेंट साइट बताया था तो उसमें बताया था पैलियोलिथिक में, है ना, पैलियोलिथिक में भी बताया था, मिसोलिथिक में भी, कि भीमबेटका दोनों में ही आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ये पूछा है कि इम्पोर्टेंट साइट है कौन से स्टेट में है ये, तो ये स्टेट है आपका मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला, रायसेन ज़िले में ये आता है। रायसेन ज़िले के अंतर्गत है ये आपका भीमबेटका। ये किस लिए फेमस है भाई, तो ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर केव्स पेंटिंग्स बहुत सारे मिले हैं, मतलब गुफाओं में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अद्भुत चित्रकलाएं देखी गई हैं और लगभग 600 से भी अधिक देखे गए हैं। तो इसलिए ये भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर केव्स की बातें आई हैं तो मैं केव्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केव्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहली बात अभी देखें कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो एमपी में है। एमपी में कहाँ पर है, तो रायसेन ज़िले में है। अब मैं एमपी के जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 मैं इम्पोर्टेंट केव्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एमपी के 3 केव्स के बारे में, मतलब मध्य प्रदेश के 3 केव्स के बारे में। पहला आपका भीमबेटका हो गया, है ना, भीमबेटका हो गया आपका। और सेकंड नंबर पे आता है आपका एक है बाघ, बाघ केव्स। इस चीज़ को भी याद रखना, बाघ केव्स कहाँ है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। एक है आपका उदयगिरी, क्या है, उदयगिरी, ध्यान में रखोगे आप लोग। अब कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, ये उदयगिरी बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में, तो वो वाला ये नहीं है, ये एमपी में है, ध्यान रखना। जब भी पूछ दे कि उदयगिरी केव्स कहाँ है तो ये एमपी में है, ना कि राजस्थान में। फिर दोहरा देता हूँ, मध्य प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, भीमबेटका, बाघ केव्स और उदयगिरी केव्स। कहाँ हैं तीनों, मध्य प्रदेश में। फिर से सुन लो, भीमबेटका, बाघ, उदयगिरी। भीमबेटका, बाघ और उदयगिरी कहाँ पे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं दूसरे स्टेट के बारे में। देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र लेते हैं इसके बाद। महाराष्ट्र में कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ट्रिक की जो ट्रिक बनाते हैं ना लोग, उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हो। जैसे इसके पहले था BBU करके, है ना, BBU मतलब ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका है, और फिर बी से आपका बाघ हो गया और यू से उदयगिरी हो गया। बस यही तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और उदयगिरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है ऑप्शन दे करके, राजस्थान को मेंशन कर देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि उदयगिरी नाम का स्थान जो है वो राजस्थान में है। अब ज़रा देख लो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कोई तो महाराष्ट्र के, पहला देख लो, एक है अजंता की गुफाएं, मैं इधर लिख देता हूँ। पहला देख लो अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता। और सेकंड है आपका एलोरा, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। थर्ड नंबर तो वो भी है एलिफेंटा, क्या है, ये बचपन से पढ़े हैं, मतलब
जीके जो पढ़ाया जाता था ना बचपन में, एलिफेंटा केव्स, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है ये है आपका कार्ला। कार्ला से तो कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब एक एक करके बातें करते हैं। देख लो, अजंता के बारे में कौन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इससे एक्स्ट्रा क्या पूछेगा। तो ध्यान रखना कि अजंता से पूछा जाता है कि ये कौन से धर्म से रिलेटेड वहाँ पर पेंटिंग्स मिले हैं, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेटेड मिले हैं। किससे? बुद्धिस्ट से। ध्यान देना, एलोरा जो है ये आपका मिला है बुद्धिस्ट से भी, जैन से भी रिलेटेड और हिंदुइज्म से भी रिलेटेड। ध्यान रखना इस चीज़ को। अजंता की गुफाओं में बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये। एलोरा की गुफाएं बुद्धिस्ट प्लस जैन प्लस हिंदू तीनों से रिलेटेड है। और देख लो एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ। एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका ये पड़ता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना। ये औरंगाबाद एक आपका बिहार में भी है, लेकिन ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाली बात है यहाँ पे। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र पड़ता है कौन? एलोरा। ठीक, और ये आपका अजंता भी शायद वहीं है औरंगाबाद में। एक बार चेक करके मुझे कमेंट में आप बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है एलोरा से रिलेटेड। इस एलोरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसको किस शासक ने बनाया, किस वंश के शासक ने बनाया। तो राष्ट्रकूट के शासकों ने इसको बनाया था। ठीक है, बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूट के रूलर्स ने बनाया एलोरा की गुफाएं। फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों में कन्फ्यूजन है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा और कार्ला चारों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से। एलोरा की गुफाएं किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों से। तीनों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर पेंटिंग्स के थ्रू। और ये है कहाँ? तो एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। और इसको बनाया किसने? राष्ट्रकूट के रूलर्स ने। ठीक, एलिफेंटा देख लो, एलिफेंटा है आपका, इससे क्या रिलेटेड पूछा ये जरा देख लो। ये भी है आपका महाराष्ट्र में। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंटा के केव्स जो हैं वो कौन से भगवान को डेडिकेटेड है। तो ध्यान रखना, लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव डिपिक्टेड हैं वहाँ पे। मतलब उस केव्स में, एलिफेंटा के केव्स में जो चित्र जो पाए गए हैं, उन चित्रों में लॉर्ड शिवा बहुत अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। बस, और कार्ला देख लो कार्ला से रिलेटेड कुछ नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि कार्ला नामक जो केव्स है ये कौन से स्टेट में है। तो महाराष्ट्र में है। फिर से दोहरा देता हूँ महाराष्ट्र के 4 केव्स के बारे में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और कार्ला की गुफाएं, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता रिलेटेड है बुद्धिस्ट से, एलोरा रिलेटेड आपका बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू से। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। इसको बनाया किसने? तो राष्ट्रकूट के रूलर्स ने। एलिफेंटा की गुफाएं में किसके मतलब डिपिक्टेड कौन से लॉर्ड हैं, कौन से भगवान हैं? तो लॉर्ड शिवा। बस ये सारे चीज़ें पूछे जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक और है आपका इम्पॉर्टेंट, बादामी केव्स। बादामी नाम सुनते ही आप लोग जान गए होंगे कि कहाँ पर है ये, क्योंकि बहुत बार मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री में। बादामी नामक स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ोगे आप लोग, है ना। मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। ये है आपका कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। चलो ये क्लियर हो गया आपका। बादामी कहाँ है? तो कर्नाटका में। बादामी कहाँ है? बादामी का केव्स कहाँ है? कर्नाटका में। एक है आपका वराह केव्स कहाँ है? वराह केव्स, है ना। वराह केव्स कहाँ है? हिंदी में वराह, इंग्लिश में वराह। तो वराह केव्स कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, फिर इसी तरीके से हाथी गुम्फा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा की गुफाएं कहाँ है? हाथी गुम्फा की गुफाएं कहाँ है? गुम्फा ये है आपका ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ध्यान रखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है केव्स से रिलेटेड, उसको भी ज़रा देख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो उसको कि मतलब इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट केव है, सबसे ओल्डेस्ट केव है वो कहाँ है भाई? तो ओल्डेस्ट केव इन इंडिया जो है वो है बराबर पढ़ लो या 12 बार पढ़ो, बात एक ही है ना। पढ़ने से कुछ मैटर नहीं करता वहाँ पे। 12 बार केव जो है ये है आपका कहाँ? 12 बार केव है आपका जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में
ये है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन ध्यान में रखो, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने बताया आपको एमपी से रिलेटेड कौन कौन से, तो पहला तो भीमबेटका, दूसरा बाघ केव्स और तीसरा उदयगिरी केव्स, ये तीनों ही पाए जाते हैं एमपी में। महाराष्ट्र में 4 बताया, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ला, ठीक है। फिर अजंता के बारे में बताया कि वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, एलोरा बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों से रिलेटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एलोरा केव्स, और ये किसके थ्रू बनाया गया है, राष्ट्रकूट के रूलर्स के थ्रू। एलिफेंटा के बारे में बताया कि ये लॉर्ड शिवा डिपिक्टेड है यहाँ पे। बादामी केव्स आपका कर्नाटका में है, वराह केव्स आपका तमिलनाडु में है, हाथी गुम्फा आपका ओडिशा में है। सबसे ओल्डेस्ट है 12 बार केव, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ठीक है। तो 12 बार केव कहाँ है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। बस इतने से आपको ध्यान में रखने चाहिए, जरूर रखने चाहिए, मिनिमम केव्स इतने तो जरूर जानने चाहिए आपको, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछे जाते। देख लो कहाँ तक थे हम लोग, 41 नंबर ना, हाँ ये। फिर देख लो यहाँ पर है भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, अभी बताया कि भीमबेटका किस लिए फेमस है, रायसेन जिले एमपी के हैं, है ना। ये केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है, मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट। अब यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखो 43 नंबर में क्या दे रखा है, 43 में दे रखा है कि अमंग द फॉलोइंग विच मिसोलिथिक साइट हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ एंटलर रिंग नेकलेस। क्या है भाई एंटलर एक जानवर का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं बारहसिंगा, है ना, हिरन प्रजाति का होता है ये बारहसिंगा। अब ये पूछा है कि ये जो बारहसिंगा का बना हुआ रिंग मिला है नेकलेस, मतलब मान लिया जाए ये नेकलेस है आपका, तो इसमें हो सकता है बहुत सारे रिंग हो, या तो फिर इसका स्ट्रक्चर ही होगा रिंग टाइप का, है ना। तो वही पूछा है कि जो ये बना है बारहसिंगे के सींग से या फिर उसकी हड्डियों से, और वो मिसोलिथिक साइट से मिला है। मैं तो इम्पॉर्टेंट साइट बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि पैलियोलिथिक के इम्पॉर्टेंट साइट कौन से हैं, मिसोलिथिक के इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन से हैं, नियोलिथिक के कौन हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो साइट है, जो इसका आंसर होगा वो मिसोलिथिक साइट होगा। दूसरी बात पूछा है कि ये बारहसिंगा मतलब एंटलर रिंग नेकलेस वहाँ पर मिला है, उसकी हड्डियों के बने हुए या सिंग से बने हुए। ये एविडेंस कहाँ से मिला है, कौन से स्थान से मिला है, कौन से साइट से मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर है आपका, देख लो, दमदम नहीं है इसका, ये क्या है, ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महदहा, ठीक है। ध्यान रखना, महदहा जो है ये कहाँ है, तो ये है आपका यूपी में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महदहा जो साइट है ये मिसोलिथिक साइट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिसोलिथिक साइट है कौन, महदहा। ये कहाँ पर है भाई, ये है आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहाँ से क्या मिला है, मिसोलिथिक साइट है, यहाँ से मिला है एंटलर रिंग नेकलेस, मतलब बारहसिंगा के बने हुए आभूषण मिले हैं, नेकलेस मिला है, ध्यान रखना, ठीक। अब जरा देख लो, मिसोलिथिक साइट है, चलो करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, अमंग द फॉलोइंग बोन मेड ऑर्नामेंट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच मिसोलिथिक साइट। ये भी मिसोलिथिक साइट है, यहाँ पर महदहा भी आपका मिसोलिथिक साइट था। यहाँ भी पूछा है कि एक मिसोलिथिक साइट है जहाँ से हड्डियों के बने हुए ऑर्नामेंट आभूषण मिले हैं, और वो कहाँ से मिले हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो देख लो इसका भी आंसर है, अभी मैंने 43 में ही बताया कि महदहा से हड्डियों से बने हुए हिरण के या फिर बारहसिंगे के सींग या फिर हड्डियों से बने हुए आभूषण मिले हैं, नेकलेस भी मिला है वहाँ पे। तो इसका भी आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है, महदहा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और बागौर कहाँ है, राजस्थान में है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, है ना। अब जरा देखो, ये जो इसका करेक्ट आंसर है महदहा है, लेकिन आपके बुक में गलत दे रखा है, इसका आंसर बागौर दे रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बोन मेड ऑर्नामेंट्स जो पाए गए हैं वो महदहा में पाया गया है, ठीक है। और इसके प्रूफ के लिए 43 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। फिर से देखते, मतलब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, जैसे ये 2002 में पूछा गया, ये 2005 में पूछा गया यूपी पीसीएस में, है ना, यूपी का क्वेश्चन है, तो भला क्यों पूछ देगा राजस्थान के बारे में, है ना। तो महदहा है, दोनों का आंसर महदहा है। अब जरा बात करते हैं आगे, देखो 45 नंबर में क्या पूछा है भाई, यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए कौन सा फेमस है। अब बता दो, ये चारों में से पेंटिंग मिले हैं होंगे, अजंता में भी, अमरावती और बाघ की तो अलग बात है, लेकिन भीमबेटका और अजंता में बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हैं, तो इसमें से आपको आंसर को चूज करना है। अब ये बोला है फेमस फॉर, ये एक ही चीज़ के लिए फेमस है, बस पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। अब बताना है कि वो साइट कौन सा है, समझ गए आप लोग आंसर,
भीमबेटका, है ना। 600 से भी अधिक वहाँ पर गुफाएं हैं और सब में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ मिली हैं, चित्र बने हुए मिले हैं, पेंटिंग्स मिले हैं। तो ये इसका आंसर है भीमबेटका। आगे देख लो, भीमबेटका के बारे में वैसे बहुत क्वेश्चन देखने वाले हो आप लोग आगे। यहाँ पर क्या है, सराय नहर राय एंड महदहा आर रिलेटेड टू। अब महदहा के बारे में आपके दिमाग में आ गया होगा कि हड्डियों के बने हुए वहाँ से मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, है ना। और ये है कहाँ, तो यूपी में है, प्रतापगढ़ में। अब ज़रा देख लो यहाँ पर आंसर आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि कहाँ पर है ये। तो ये दोनों ही सराय नहर राय और महदहा एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर छांटना है। देखो विंध्या रीजन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आपका गंगेटिक रीजन में ही आएगा, मतलब गंगा वाले प्लेन में, ठीक है, गंगा के साइड में। तो यही दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब ये मीसोलिथिक कल्चर है या फिर नियोलिथिक कल्चर, ये आपको डिसाइड करना है। और मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि महदहा जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है वो भी किससे रिलेटेड पूछा है कि वो मीसोलिथिक कल्चर का एक साइट है महदहा। तो श्री नहीं, सराय नहर राय और महदहा साइट्स जो हैं वो आपके मीसोलिथिक साइट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना याद रखोगे आप लोग कि मीसोलिथिक साइट कौन है, सराय नहर राय और महदहा। फिर से दोहरा देता हूँ, सराय नहर राय और महदहा साइट्स जो हैं ये मीसोलिथिक कल्चर के साइट हैं। ठीक, कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। अब जरा देख लो, और सराय नहर के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको। सराय नहर राय जो साइट है, यहाँ से इंसानों के भी हड्डियों के बने हुए अवशेष मिले हैं, इंसानों के हड्डियों के भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, आगे देखो 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, एट विच केव शेल्टर्स ऑफ इंडिया द मैक्सिमम पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में सबसे अधिक जो पेंटिंग्स मिले हैं कौन से केव से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना, भीमबेटका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछ रहा है आपसे बार बार। है कहाँ, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। अब जरा देख लो 48 नंबर, देखो यहाँ पर पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच केव शेल्टर हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ ह्यूमन बरियल। मतलब मनुष्यों को बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, ये कौन से केव शेल्टर से मिला है, तो ये मिला है आपका लेखानिया केव शेल्टर से। लेखानिया केव शेल्टर में ह्यूमन को बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। इन चारों ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका लेखानिया केव शेल्टर। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा भाई कि ये है कहाँ, है ना। तो लेखानिया केव शेल्टर है कहाँ, तो यूपी में ही है कहीं। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं आगे 49 नंबर। यहाँ पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। बोला फ्रॉम विच प्लेसेस अ लार्जर सीरीज ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज फाउंड। अब देखो यहाँ पर बोला है कि सबसे ज़्यादा केव पेंटिंग्स कहाँ पर मिला है, अब आपको बताना है ना। ऑप्शन में देखो, ये है भाजा, भीमबेटका, अजंता और जौरा। अब हम लोग पढ़े हमेशा कि भीमबेटका में है, अजंता में है ना। इन दोनों के बारे में तो पढ़े ही नहीं है, अब तो यहाँ पर पेंटिंग पाए गए हैं तो बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। ऑप्शन में बस एक करेक्शन करना है कि यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 2 और 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, भीमबेटका एंड अजंता में सबसे अधिक पेंटिंग्स पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। यहाँ दिया, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इट कैन बी सेड अबाउट विच पीरियड दैट द पीपल न्यू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड्स। अब यहाँ पर क्या पूछा है देख लो, कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पीरियड है जहाँ पर क्या किया जाता था। ये प्रूफ मिला है कि वे लोग जानते थे कि मरने के बाद डेड बॉडी को दफनाया जाना चाहिए। ये कौन से पीरियड में ऐसा बोला गया है ना, कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मीसोलिथिक पीरियड में। मीसोलिथिक पीरियड के लोग जानते थे फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड बॉडीज़। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जरा देख लो एक चीज़ और, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था ना इसी सीरीज़ में, मतलब पिछले क्लास में ही देखे होंगे या फर्स्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे। एक क्वेश्चन में होगा कि यहाँ तो दिया है कि कौन से पीरियड में, है ना, प्री हिस्टोरिक के कौन से पीरियड में लोग जानते थे कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ डेड्स को करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि मीसोलिथिक पीरियड के लोग जो थे वो अपने डेड बॉडीज़ को दफनाते थे। यहाँ तक तो सही है,
लेकिन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा ह्यूमन, कौन से कैटेगरी का ह्यूमन जो है वो सबसे पहले दफनाने का काम स्टार्ट किए थे, मतलब ह्यूमन दैट स्टार्टेड फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड्स, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो कौन से इंसान थे, कौन से कैटेगरी के इंसान, तो उसका आंसर था नियांडरथल, है ना, नियांडरथल। अब याद है आप लोगों को मैं क्या सिखाया था? 5 कैटेगरी के लोग मैं बताया था, है ना, आपको याद रखने थे। कौन कौन से कैटेगरी के लोग किस तरीके से इवॉल्व हुए ह्यूमन बीइंग, कैसे कैसे नाम दिया गया, है ना। तो इसके मैं शॉर्ट में बताया था, ए हैन बिकेम ए क्रो, है ना, मतलब एक मुर्गी क्या बन गई, क्रो बन गई। ए हैन क्रो, ए हैन क्रो, ए से क्या था आपका, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो था। क्या था भाई, देखो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, मतलब बस ये भी अगर आपको याद है ना तो आप समझ जाओगे बहुत कुछ इसके बारे में। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे यहाँ पर एच से क्या था, होमो हबिलिस था, ई से होमो इरेक्टस था, एन से नियांडरथल था और क्रो से क्रो मैग्नम था। अब ये वाला आप मुझे देख लो, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, मतलब इतने बार मैं पढ़ा हूँ उसके बावजूद भी होता है, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, कई बार नहीं चीज़ें याद होती हैं, है ना। लेकिन ऑप्शन देखते ही आप सबको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। इसका नाम क्या था, एंथ्रोपो समथिंग, जो भी था आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, मुझे रिमाइंड करवाओ। और एच से देखो, एच से क्या था, होमो हबिलिस, ई से था होमो इरेक्टस, एन से था आपका नियांडरथल, क्रो से था क्रो मैग्नम। तो इसमें से जो एन वाला पार्ट है, इन लोगों ने स्टार्ट किया बरियल ऑफ डेड्स को, ठीक, ये पढ़ चुके थे। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे कि कौन से पीरियड में स्टार्ट हुए बरियल ऑफ बॉडीज़ को, तो मिसोलिथिक पीरियड में, और कौन से लोग थे, कौन से मानव प्रजाति थे, तो वो थे नियांडरथल। फट अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय द स्टोन एज पीपल। स्टोन एज, फिर से आप लोग बताओ मुझे स्टोन एज को कितने भाग में बांटे, तो पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और आपका नियोलिथिक नहीं, इसके पहले आता है आपका मिसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, है ना। अब यहाँ पर पूछा है कि इन तीनों में से सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब से लोगों ने पालना स्टार्ट किए पालतू जानवरों को। पैलियोलिथिक में तो नहीं पालते थे, तो हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। ये भी मिसोलिथिक में यही वाला लाइफ पैटर्न आपका कंटिन्यूड था। तो नियोलिथिक में जा करके वो लोग क्या करना स्टार्ट किए, एग्रीकल्चर पर फोर्स किए और एक जगह ठहर करके रुकना स्टार्ट किए। वरना ये दोनों जो थे पैलियोलिथिक और मिसोलिथिक, ये घुमंतू प्रकार के इंसान थे, मतलब बंजारा टाइप के, घूमते रहते थे जगह दर जगह, है ना। नियोलिथिक में स्टेबल हो गए थोड़े से, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए पालतू जानवरों को। तो वही एक क्वेश्चन पूछा है कि नियोलिथिक पीरियड में, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नियोलिथिक से रिलेटेड है ना। तो नियोलिथिक एज में क्या किए, इंसानों ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। और पहला जानवर कौन सा था भाई, तो इसका पहला आंसर कौन था, इसका पहला आंसर था आपका डॉग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुत्ते को पालना स्टार्ट किए। नेक्स्ट देखो 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये बोला बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकेम अवेलेबल इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से पीरियड में इंडिया में पाया गया एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब इंसानों के कंकाल को पाया गया, कौन से पीरियड में। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगता है ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो इसका भी आंसर आपका मिसोलिथिक है, मिसोलिथिक पीरियड, क्योंकि मिसोलिथिक पीरियड में ही लोगों ने दफनाना स्टार्ट किया होगा। दफनाने से क्या होगा कि कुछ तो उसकी हड्डियाँ बची होंगी, तो इसी एज के हम लोग को हड्डियाँ मिली हैं उस टाइम के ह्यूमन स्केलेटन, है ना। अब ज़रा देखो इस तरीके से एक चीज़ और हम लोग इंडिया की अगर बात कर लें, ये भी इंडिया के बारे में पूछा है, मिसोलिथिक पीरियड के बारे में, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे थे पता है, एक क्वेश्चन था आप कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन था, याद है। यहाँ पर तो पूछा है पीरियड के बारे में कि कौन से पीरियड से रिलेटेड है। तो एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो है इंडिया में कौन से साइट से मिला है, याद है ना। तो वो कौन से साइड से मिला है, नर्मदा वैली के किनारे। और उस गांव का नाम क्या था भाई, तो उस गांव का नाम था हथनोरा, अगर आपको याद हो तो, है ना। हथनोरा विलेज से ये नर्मदा वैली के आजू बाजू है और वहीं पर मिला है आपका क्या, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक। और
यहाँ पर जो मिला है ह्यूमन बॉडी का जो कंकाल मिला है उसको कहा गया नर्मदा मैन। क्या कहा गया? नर्मदा मैन। क्लियर? एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन किस पीरियड से मिले? मेसोलिथिक पीरियड से। कौन से जगह से मिले? हथनौरा विलेज जो है वो आपका नर्मदा वैली में है। इसका क्या नाम दिया गया उस स्केलेटन का? नर्मदा मैन। तीसरे तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कैटेगरी का वो था, वो जो नर्मदा मैन मिला, मतलब वहाँ पर जो स्केलेटन मिला वो पांचों कैटेगरी के जो लोग हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, उसमें से कौन से कैटेगरी का था ये? तो इसका आंसर भी देख चुके हैं हम लोग, होमो इरेक्टस, है ना, होमो इरेक्टस से। ठीक है, तो होमो इरेक्टस कैटेगरी के मानव थे। कौन? जो हड्डियां मिली हैं हथनोरा विलेज में और जिसका नाम दिया गया नर्मदा मैन। करेक्ट है, मेसोलिथिक पीरियड में मिला था। इस चीज़ को ध्यान में रखना। हालांकि पहले भी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे देर तक। फिर 53 नंबर में पूछा था मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ विच रीजन इज कॉल्ड टेरी साइट्स, है ना, टेरी। तो टेरी से टी फॉर टी, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसी को भी ध्यान रखना कि टेरी साइट्स में बहुत ऐसे सारे साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स जो कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं। बहुत सारे साइट्स हैं टेरी साइट्स में, बहुत ऐसे साइट्स हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे साइट्स हैं जो तमिलनाडु में है। उसको इकट्ठे बोला गया टेरी साइट्स। ठीक है, कौन से पीरियड का है ये? मेसोलिथिक पीरियड का है। अब जरा बात करते हैं 54 नंबर में क्या बोला है ये? कंसीडर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ वर। कौन था भाई? क्या कैरेक्टरिस्टिक थे नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ के? 3 पीरियड स्टोन एज को बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते थे कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, छोटे मोटे तौर पे मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पैलियोलिथिक में बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ था। कब से स्टेबल तरीके से स्टार्ट किए एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? तो नियोलिथिक में स्टार्ट किए, है ना। तो एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो गया था, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए, ये भी आपका करेक्ट है। फिक्स्ड अबोर्ड मतलब पैलियोलिथिक में और मेसोलिथिक में लोग घुमंतु प्रकार के थे, है ना, मतलब बंजारा टाइप के थे, घूमते रहते थे, जगह से जगह बदलते रहते थे। लेकिन फिक्स्ड अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, है ना, डेरा जिसको कह सकते हैं। तो फिक्स तरीके से डेरा कहाँ जमाना स्टार्ट किए, कौन से पीरियड में? तो नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट किए। ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है और यही इसका आंसर है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था नियोलिथिक पीरियड में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तीनों सही हैं नियोलिथिक के बारे में, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सही नहीं है। क्यों? क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया? क्योंकि आप जानते हो कि जितना भी कुछ पॉसिबल हो पाया वो पैलियोलिथिक में नहीं हो पाया, मेसोलिथिक में नहीं हो पाया। लास्ट वाले फेज जो नियोलिथिक है उसमें लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया। आपको लगेगा सब कुछ तो हो ही गया होगा, तो लिखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। अब जरा बात करते हैं आगे, यहाँ पर क्या है 55 नंबर तक। देखो यहाँ बोला मैन मूव्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। मतलब पहले तो फूड गैदरिंग मतलब फूड गैदरिंग करते थे, पहले हंटिंग करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे ताकि आज का बचा हुआ खाना कल खाएं या फिर आज का खाना आज ही खाएं, जैसे भी है, लेकिन गैदरिंग तो करते थे फूड के। तो वो कौन से पीरियड में था? तो वो था आपका पैलियोलिथिक में और मेसोलिथिक में, है ना। पैलियोलिथिक वाला ही कंटिन्यू रहा लाइफ पैटर्न मेसोलिथिक में, और नियोलिथिक में जाकर के वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए एग्रीकल्चर के थ्रू, कल्टीवेशन के थ्रू। तो नियोलिथिक इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन में बोला है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं बोलूँ कि इतने एग्जाम में पूछ चुका है जो मत पूछो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। क्या है इसका आंसर? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये है आपका मेहरगढ़, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता है। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, तो ये सारे आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ज़रा देख लो मेहरगढ़ कहाँ है, ये भी जान लो। मेहरगढ़ से ही मिला है आपका सबसे पहला साक्ष्य मिला है एग्रीकल्चर का, खेती करने का, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अब ज़रा बात करते हैं, देखो तो मेहरगढ़ है कहाँ? ये मेहरगढ़ जो है ना, ये बलूचिस्तान में है। जानते हो बलूचिस्तान बहुत ही विवादित प्लेस रहा है पाकिस्तान का, पिछले कुछ सालों का हिस्ट्री आप उठाओगे तो।
अब ज़रा देखो, ये ध्यान रखो कि मेहरगढ़ का है कहाँ, बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का एक पार्ट है। अब यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस बहुत बार आता है ना, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैदिक पीरियड पर पढ़ाऊंगा, और क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वहाँ भी बहुत कुछ आएगा ऐसा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दैट। तो मैं सब कुछ इकट्ठे बता देता हूँ ताकि आप ख्याल रखो। एक तो पूछा था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका आंसर है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है। इसको दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है पता है? पूछ सकता नहीं है, पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ पूछेगा ये। तो भाई सेटल्ड लाइफ का क्या मतलब हुआ? एक जगह फिक्स्ड अबोर्ड होगा, वो सबका डेरा होगा, बस्ती होगा, है ना, और वहाँ पर इकट्ठे जमा होकर के लोग एग्रीकल्चर को स्टार्ट किए होंगे, तो कोई नदी के किनारे ही किए होंगे, है ना। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछे या अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ पूछे, बात बराबर है। सेटल्ड लाइफ मतलब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, किसी नदी के किनारे बसना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछ सकते हैं एक चीज़ और, ये मेहरगढ़ के बारे में, कि हड़प्पा से भी पुराना, है ना, हड़प्पा पीरियड से भी पुराना कौन सा है साइट? तो उसका भी आंसर मेहरगढ़ है। ध्यान देना इस चीज़ को, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साइट है जो हड़प्पा पीरियड से भी पुराना है, तो वो है मेहरगढ़, आपका करेक्ट आंसर, ठीक। अब जरा देखो और क्या क्या पूछ सकता है इससे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ये चीज़ पूछता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन मैं अभी बताया आपसे, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछे, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ पूछे, या फिर आपका पूछे कि कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा साइट है जो हड़प्पन पीरियड से भी ज़्यादा पुराना है। तीनों का आंसर मेहरगढ़ है। फिर पूछ सकता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन कहाँ है? तो कालीबंगन, ये हड़प्पा का साइट है, ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, आगे भी पढ़ोगे। फिर कालीबंगन से एक चीज़ और पूछता है अर्लीस्ट एविडेंस के रूप में, कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला है अर्थक्वेक का? तो वो भी कालीबंगन से मिला है। क्या बताया कालीबंगन से रिलेटेड? 2 चीज़ें, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन कालीबंगन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक मतलब भूकंप आने का, वो कालीबंगन से मिला है, ठीक। भूकंप आया सबसे पहले कहाँ? कालीबंगन में। फिर है कि अर्लीस्ट उपनिषद कई बार पूछ लेता है, देख लो, मतलब ये 2 क्वेश्चन जो मैं बताया कालीबंगन से रिलेटेड, ये पढ़ोगे हड़प्पा में, और आगे जो बताने जा रहा हूँ 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा वैदिक कल्चर से, ठीक है। इसके बाद ही आता है, हड़प्पा के बाद ही पढ़ना होता है हमें। अर्लीस्ट उपनिषद पूछ सकता है, मतलब सबसे पहला उपनिषद कौन है ना, अर्लीस्ट उपनिषद। और फिर पहला उपनिषद कौन सा है, सबसे पहले कौन से उपनिषद को लिखा गया? तो वह है छंदोग्य, ध्यान देना, छंदोग्य उपनिषद, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्टली। छंदोग्य उपनिषद सबसे अर्लीस्ट उपनिषद है। अब उपनिषद है तो पुराण के बारे में भी पूछ लेता है कि अर्लीस्ट पुराण कौन है? 18 पुराण है टोटल, है ना, तो उसमें से आपका अर्लीस्ट पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, है ना। 18 पुराण है टोटल, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे कुछ हैं, 18 हैं टोटल, तो उसमें से मत्स्य पुराण जो है वो अर्लीस्ट पुराण है। फिर से दोहरा देता हूँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेहरगढ़, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मेहरगढ़ बलूचिस्तान। फिर पूछता है इससे एक चीज़ और क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन पीरियड से भी पुराना है? तो मेहरगढ़। फिर पूछता है कालीबंगन के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन कालीबंगन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप, वो भी कालीबंगन। फिर पूछ देगा अर्लीस्ट उपनिषद तो छंदोग्य उपनिषद, अर्लीस्ट पुराण तो मत्स्य पुराण। मत भूलना ये सब क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दिया यहीं पर। वहाँ भी दोहरा दूंगा, रिपीट कर दूंगा ताकि आप भूलो नहीं कभी। अब ज़रा देख लो 55 नंबर में क्या था, हाँ फूड गन, ये तो हो चुका है ना। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ये हो चुका। 57 देखो, वेयर इज़ प्री हिस्टोरिक फूड प्रोड्यूसर साइट मेहरगढ़ सिचुएटेड। अब ये पूछा मेहरगढ़ कहाँ पर सिचुएटेड है भाई, तो बलूचिस्तान जहाँ आपको दिख गया वही आंसर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अब आगे देखो 58 नंबर में, द फर्स्ट फूड ग्रेन यूज्ड बाय मैन वाज, पहला कौन सा ऐसा ग्रेन था, अनाज था जिसको उपजाया लोगों ने, इंसानों ने? तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन है वीट। वीट का मतलब गेहूँ होता है, जिससे हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, है ना। तमिलनाडु में चल जाओगे तो गेहूं की रोटी मिलना आपको बहुत कम चांस है,
कहना पड़ेगा भाई चापाती लाओ, पता चला कि गेहूं के आटे में भी चावल मिला दिए। सारे मतलब मैक्सिमम उन लोगों के फूड जो होते हैं वो चावल के ही बने होते हैं। अब ज़रा देख लो, वीट सबसे पहला उगाया गया, लेकिन अगर अलग अलग करके दिया है वीट और बार्ली को, बार्ली जौ है जो गेहूं टाइप का ही रहता है, हालांकि गेहूं से ज़्यादा फायदेमंद का चीज़ होता है, इसका प्रोडक्शन कम होता है। तो इसका आंसर आपका अगर दोनों एक साथ रहता तो एक साथ आंसर होता, अलग अलग है इसलिए इसका आंसर वीट होगा। ठीक है, अब आगे देख लो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछ सकते हैं, हाँ यहाँ पर क्या है आपका कि फर्स्ट फूड ग्रेन है ना यूज्ड बाय मैन, तो वीट हो गया इसका। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड, फर्स्ट क्रॉप मतलब सबसे पहला जो क्रॉप अनाज उगाए उन लोगों ने, फसल उगाया कल्टीवेट किया, वो कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाता है आपका वीट एंड बार्ली दोनों ही। ठीक है, वीट एंड बार्ली दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला कि अगर दोनों साथ में रहता तो साथ में आंसर होता, अलग अलग दिया तो पहले वीट होगा, और अगर साथ में है तो साथ में आंसर मारते। अब आगे देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है अमंग द फॉलोइंग एट विच मिस नियोलिथिक साइट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वीट एंड बार्ली। अब यहीं पर पूछ दिया है वीट एंड बार्ली कहाँ पर मिला है ना, वीट एंड बार्ली सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है नियोलिथिक साइट में, क्योंकि नियोलिथिक में ही तो स्टार्ट हुआ है खेती करना, है ना, इसलिए नियोलिथिक ऑब्वियस सी बात है कि नियोलिथिक का ही ये होगा। अब ये साइट का नाम पूछा कि कहाँ से वीट एंड बार्ली के एविडेंस हमें मिले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका भी आंसर आपका मेहरगढ़ होगा। कहाँ गया, सी नंबर ऑप्शन मेहरगढ़। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब जरा देखो नेक्स्ट, देखो 60 नंबर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ वाइल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी। मतलब यहाँ पर चावल के बारे में पूछ दिया है। अभी तक तो हम लोग वीट एंड बार्ली के बारे में देख रहे थे, मतलब गेहूं और जौ के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर पूछा पैडी यानी धान यानी चावल के बारे में पूछा है। तो वाइल्ड मतलब जंगली धान को उगाया जाता था, है ना, और अलग अलग तरीके से बोने के तरीके होते थे पैडी को, वो ये कहाँ से मिला है इसके बारे में ये पूछा आपसे। तो उस साइट का नाम है आपका बुर्जहोम। क्या नाम है उसका, बुर्जहोम। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बुर्जहोम के बारे में जब मैं इंपॉर्टेंट साइट बताया करता था नियोलिथिक एज में, है ना, नियोलिथिक एज में इंपॉर्टेंट साइट जो भी बताया उसमें से बुर्जहोम भी एक था, है ना, और गुफकराल भी था एक, याद है, बुर्जहोम और गुफकराल दोनों था, और दोनों कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर पूछा है कि वाइल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी जो है वो कहाँ से मिला है, बुर्जहोम में मिला है, जम्मू कश्मीर में है, और ये इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कहाँ का है, नियोलिथिक एज का। और जानते हैं कि नियोलिथिक में ही क्या हुआ, बुर्जहोम के बारे में और गुफकराल के बारे में, दोनों जम्मू कश्मीर में है और दोनों नियोलिथिक साइट्स हैं, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर क्या हुआ, नियोलिथिक एज में ही खेती करना लोग स्टार्ट किए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता कि ये मिसोलिथिक और पैलियोलिथिक का होगा। ठीक, अब ज़रा देख लो आगे, देखो चावल के बारे में पूछ दिया, इसके पहले गेहूं के बारे में पूछ दिया था, है ना, तो इस सब चीज़ को आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है आपका इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स डू वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन। भाई वही बात हो गया ना, पैडी कल्टीवेशन बार बार पूछ रहा है, तो बुर्जहोम इन कश्मीर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना। अब पैडी के बारे में पूछा है, पैडी के बारे में यहाँ भी पूछा है, दोनों का आंसर आपका बुर्जहोम इन कश्मीर, दोनों नियोलिथिक साइट्स हैं। अब नियोलिथिक साइट्स है ये आप कंफ्यूज नहीं करोगे, एग्रीकल्चर से जहाँ देखे, डोमेस्टिकेशन से जहाँ देखे, आप समझ जाओगे कि नियोलिथिक साइट ही होगा वो, है ना। और जान रहे हैं कि बुर्जहोम और गुफकराल में आपके पैडी की खेती मिले हैं, तो जाहिर सी बात है खेती की बात है तो वो दोनों ही साइट किसके होंगे, नियोलिथिक साइट होंगे। अब ज़रा देखो आगे क्या है, हाँ अब यहाँ पर पैडी के बारे में पूछा है, और एक बार और आप बता दो वीट एंड बार्ली का साइट कौन सा है। भाई वीट एंड बार्ली का साइट देख चुके हैं, मेहरगढ़, है ना, जो बलूचिस्तान में है। वीट एंड बार्ली बलूचिस्तान, और पैडी रहे तो पैडी है आपका यही बुर्जहोम इन कश्मीर। ठीक है, दोनों के याद रखना। यहाँ पर 62 नंबर में पूछा है नोमैडिक मैन। नोमैडिक मतलब होते हैं बंजारा लोग, है ना, जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक मतलब सेटल्ड लाइफ नहीं होता उनका, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते उन लोग। स्टार्टेड सेटलिंग, अब सेटल करना स्टार्ट किए तो कौन से पीरियड में, तो जाहिर सी बात है कि पैलियोलिथिक में तो नोमैडिक टाइप के ही रहते थे, एक जगह पर नहीं रहता था, फिक्स अबोर्ड नहीं था उनका, निवास स्थान फिक्स नहीं था।
तो और मिसोलिथिक में भी वैसे ही कंटिन्यू रहा। तो कब से स्टार्ट किए सेटल होना? नियोलिथिक एज में, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नियोलिथिक एज। मुझे नहीं लगता ये सारे क्वेश्चन आप कभी भूलोगे, बहुत बारी रिपीट कर चुका हूँ, है ना। अब नेक्स्ट है आपका द ओल्डेस्ट रिमेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो रिमेन्स है अवशेष है ह्यूमन सेटलमेंट का, इन गंगेटिक प्लेन आर फाउंड इन, मतलब नॉर्थ इंडिया के बारे में बता रहा है, गंगा के किनारे के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वो पूछा है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से हमें मिला है कि वो लोग सेटलमेंट हुए थे गंगेटिक प्लेन में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, गंगा के किनारे। तो कौन सा साइट है? बागौर राजस्थान नहीं, आदमगढ़ नहीं, कालपी, टेरी, टेरी तो कहते हैं तमिलनाडु वाले, जितने भी साइट्स हैं मिले हैं। इसका आंसर क्या है? कालपी है इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 63 नंबर का आंसर है आपका कालपी, ये भी यूपी में है आपका। और आप लोग मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेद व्यास का नाम सुने होंगे, है ना। वेद व्यास किसकी रचना किए थे? महाभारत की। वेद व्यास का मतलब जन्म स्थान मुझे बताओगे, सर्च करके बताना अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। इसका आंसर क्या था? द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन आर फाउंड इन कालपी, कालपी इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने क्या पूछा? वेद व्यास के जन्म स्थान। नेक्स्ट देखो 64th नंबर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स डू वी गेट द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गड्ढे खोद कर रहते थे ये समझ लो, और फिर ज़मीन के अंदर घर बना करके रहते थे ये समझ लो। पिट ड्वेलिंग का मतलब ये होता है अंडरग्राउंड, समझते हो। अभी हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब हर जगह तो नहीं बना सकते, सूखा एरिया है वहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड भी रूम वगैरह बना देते हैं, है ना। दिल्ली में जाओगे ना तो अंडरग्राउंड में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा लाइब्रेरी, क्योंकि अंडरग्राउंड वाला खाली रहता है लोगों का घर, तो क्या करते हैं किसी को दे देते हैं, भाई बिजनेस करो यहाँ पर, लाइब्रेरी खोलो, बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादातर लाइब्रेरी वहाँ पर मैं देखा हूँ कि अंडरग्राउंड ही रहा करता था। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि नियोलिथिक साइट्स है और वहाँ से एविडेंस क्या मिला है? पिट ड्वेलिंग का, मतलब ज़मीन के अंदर उन लोग घर बनाकर रहते थे। कौन से जगह से रिलेटेड है ये नियोलिथिक साइट है? अब आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? बुर्जहोम नियोलिथिक साइट है पहली बात। पिट ड्वेलिंग जो है ये एक जगह रहते थे, तो जाहिर सी बात है नियोलिथिक साइट क्यों होगा, कैसे नहीं भूलोगे। इसलिए भी, इससे रिलेटेड इसलिए भी क्योंकि एक जगह स्थिर होकर के वो ड्वेल करने लगे, रहने लगे, तो जाहिर सी बात है कि रहना स्टार्ट कब से किए लोग? मिसोलिथिक में तो किए नहीं, एक जगह फिक्स जगह में रहना स्टार्ट कब किए? पैलियोलिथिक में नहीं, मिसोलिथिक में नहीं, नियोलिथिक साइट में, तो कभी भूलोगे नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, बुर्जहोम में। नेक्स्ट आपका इन द फॉलोइंग प्लेसेस एट विच प्लेसेस द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पिट ड्वेलिंग इज फाउंड। वही वाली बात हो गई, ज़मीन के अंदर वाली बात। तो यहाँ पर तो बुर्जहोम ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? गुफकराल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बुर्जहोम और गुफकराल दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं, दोनों ही नियोलिथिक साइट हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन आपका गुफकराल होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ज़रा देख लो 66 नंबर में क्या पूछा है। यहाँ पूछा है कि द रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम, और वही वाली बात पूछ दिया, सेम बुर्जहोम में भी मिला है और गुफकराल में भी मिला है। तो ए इसका पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो 67 नंबर एंड 68 नंबर में क्या पूछा है। यहाँ पूछा है इन सम रीजन्स इन इंडिया मेन ड्वेल्ड इन पिट्स। अब वही वाली बात को घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इट इज़ इंडिकेटेड थ्रू एक्सकेवेशंस इन, कौन से स्टेट की बात कर रहा है? तो कश्मीर। कौन कौन से साइट हैं कश्मीर में? तो गुफकराल है और आपका बुर्जहोम है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कई बार बता चुका हूँ कि कश्मीर में ये दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पर, और मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ जब मैं बता रहा था पैलियोलिथिक साइट्स, है ना, मिसोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक जब मैं बता रहा था तभी आया था ये दोनों बुर्जहोम और गुफकराल, और दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में है जहाँ पर पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर अमंग द फॉलोइंग विच कल्चर हैज़ पिट ड्वेलिंग एज स्पेसिफिक फीचर। अरे भाई, फिर से पिट ड्वेलिंग के बारे में पूछा है 2005 में, ये 1993 में पूछा था यूपीएससी में, यहाँ पर यूपीपीसीएस में पूछा है। देख लो कौन सा होगा। अब आप लोग आंसर बताओ, एकदम आंख बंद करके बताओ। सबसे पहली बात, चालकोलिथिक होगा नहीं, हड़प्पन तो होगा नहीं, होगा कौन सा? नियोलिथिक कल्चर होगा, नियोलिथिक होगा, है ना। गैगेंटिक तो होगा नहीं, क्योंकि कश्मीर हम ऑलरेडी जानते हैं कि पिट ड्वेलिंग कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका गुफकराल नामक स्थान से, और आपका बुर्जहोम में मिला है।
तो दोनों कहाँ हैं, कश्मीर में है। और नियोलिथिक साइट क्यों होगा भाई, नियोलिथिक साइट इसलिए होगा क्योंकि पैलियोलिथिक में नहीं होगा, मिसोलिथिक में नहीं होगा, होगा तो होगा नियोलिथिक में, क्योंकि वहीं से लोग स्टार्ट किए थे एक जगह ठहर करके रहना, है ना, और खेती बाड़ी करना स्टार्ट किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली में पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक, अब हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे साइट्स के नाम याद हो गए होंगे, क्यों होता होगा नियोलिथिक, क्यों मिसोलिथिक, क्यों पैलियोलिथिक, ये सारी कहानी मैं धीरे धीरे करके बता ही दिया हूँ। आप लोग वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना अगर याद नहीं रहे चीज़ें तो। और ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई भी चीज़ें पढ़ के एक बार में आप याद नहीं कर पाओगे, और अगर आपको याद रखना है तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करने ही होंगे। हमेशा बताता हूँ, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और सिर्फ पढ़ाई करने से आप एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर सकते, पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, थियरी पे थियरी, नोट्स पे नोट्स पढ़े जाते हैं, कोचिंग वाले नोट्स। यार कभी टेस्ट भी लगाया करो, टेस्ट नहीं लगाओगे भाई दिमाग कैसे काम करेगा, है ना, कैसे समझेगा दिमाग कि दिमाग के कौन से कोना को हमें इस्तेमाल करना है अपने टेस्ट में, है ना। कई बार होता है ऐसा, लोग सीधे सीधे दिमाग को यूज़ करते हैं, पढ़ रहे एक ही रास्ते में, तो रास्ता आपका बिल्कुल ही गलत है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपके दिमाग के बहुत सारे कोने खाली पड़े रहेंगे, इस्तेमाल नहीं होगा उसका, और फिर एग्ज़ाम में फंस जाओगे। ठीक है, तो टेस्ट भी लगाया करो, कहीं से भी लगाया करो, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन ज़रूर किया करो प्रैक्टिस। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखाए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।